हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बेसिक लर्न एकेडमी। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, जो कि क्लास 10th की पहली चैप्टर है केमिस्ट्री की। तो इस चैप्टर की जो टॉप क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, देखिए यहाँ पे लिखा टॉप क्वेश्चंस केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन बेसिक लर्न एकेडमी। तो हमारे एकेडमी के द्वारा जो टॉप क्वेश्चंस हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के, वो आपको करवाए गए हैं। ये हमने 8 अगस्त 2020 को ये हमने अपलोड कर दी थी, ब्लॉगिंग करके हमने blogspot.com पे अपलोड कर दी थी। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रीड मोड में जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो मेरा नाम है सोहन भारद्वाज। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो के मज़े लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, व्हाई आर दे नेम्ड सो, गिव वन एग्जांपल। तो कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं और इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा भाई, और एक एग्जांपल दीजिए। तो आंसर क्या है इसका समझिएगा। ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस डिजॉल्व इन वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच जो कि पानी में घुला हुआ होता है। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखिए यहाँ पे KOH जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है। जब बेस और एसिड, बेस क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गए, और HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है वो हमारे एसिड हो गए। तो बेस और एसिड जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे देखिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हुआ और H2O फॉर्म हुआ। तो ये दोनों प्रोडक्ट हैं। KNO3 एक साल्ट है जिसको पोटेशियम नाइट्रेट जो है वो एक साल्ट होता है, और H2O वाटर रिलीज हुआ, यहाँ पे वाटर फॉर्म हुआ है। तो इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं तो ये भी जानना जरूरी है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज बोथ KNO3 एंड H2O फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट आर न्यूट्रल इन नेचर। अब इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट मिला है हमें, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट और वाटर जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो क्या है, वो न्यूट्रल हैं नेचर में। तो इसीलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बाबू लोग आपको समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और इसे हम बैलेंस किस मतलब इसे हम बैलेंस हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए हमें इसे बैलेंस। तो हम इसकी भी बात जानते हैं। द रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू द रिएक्टेंट इक्वल ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है रिएक्शन, देखिए किसी भी रिएक्शन में जो प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनकी जो संख्याएँ होंगी, प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स की जो संख्याएं होंगी वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम होनी चाहिए। अगर सेम हो गई तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अगर बैलेंस नहीं है, अगर इक्वल नहीं है, तो उसे हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। समझ में आ गया बाबू लोग। अब हम बात करते हैं केमिकल। अब देखिए आगे क्या है, केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड बिकॉज ओनली अ बैलेंस्ड इक्वेशन टेल्स as the relative quantities of different reactants and products involved in the reaction। तो अब क्या रहा है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है उसे बैलेंस इसलिए करना चाहिए क्योंकि केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है वो हमें बताती है कि कितनी क्वांटिटी, रिलेटिव क्वांटिटी जो होते हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने रहने चाहिए। समझ में आ गया। अब देखिए जैसे कि वाटर है, वाटर फॉर्म कैसे होती है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो वाटर की फॉर्मेशन होती है। अब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में भी 2 एटम होते हैं। लेकिन ये दोनों रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तब जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो होता है H2O। वो क्या होता है, H2O होता है बाबू लोग। तो अब देखिए हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, लेकिन वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम। समझ में आया बच्चों। तो अब इसे बैलेंस हम करते हैं तो H2 + O2 जो होता है वो H2O तो हो जाता है, लेकिन अब
तो बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन की संख्याएं इधर सेम है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्याएं सेम है, लेकिन ऑक्सीजन की जो संख्याएं हैं वो रिएक्टेंट में 2 होंगी और प्रोडक्ट में 1 होंगी। तो हमें बैलेंस करना होगा, तो 2 करने के लिए हम H2O के आगे 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन फिर 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन चार्ज हो जाएगा तो फिर H2 जो हमारे रिएक्टेंट में जो H2 हमें अवेलेबल है उसके आगे फिर हमें 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके ये इक्वेशन बैलेंस होगा। और ये हमें यही बताता है कि केमिकल इक्वेशन जो बैलेंस हुआ वो रिलेटिव कैसे है एक दूसरे से, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो होंगे वो एक दूसरे से रिलेटिव है। तो हम कह सकते हैं कि 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen reacts to form 2 molecules of water। समझ में आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, वाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंसिडर क्यों करते हैं और इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन वी इनहेल ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन के दौरान हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, अपने शरीर के अंदर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है। हमारे बॉडी सेल में जो होते हैं प्रेजेंट ग्लूकोज होते हैं उसके साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जब रेस्पिरेशन के दौरान जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से, तब वो हमारे बॉडी सेल में मौजूद ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा दिया गया है कि यहाँ पे देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज है और ये हमारे बॉडी में एक्वस फॉर्म में पाया जाता है और इसी ग्लूकोज के साथ जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है। हीट जो होता है वहाँ ये हीट बाहर निकला, ये हीट बाहर निकला तो हम कहेंगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब भी हीट इवॉल्व होता है तो हम कहते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट इज लिबरेटेड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में हीट बाहर की ओर निकल रहा है, इसलिए रेस्पिरेशन जो होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। बाबू लोग, शुगा लोग, समझ में आ गया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट हैपेंस केमिकली व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर। क्या होता है जब हम, ऐसा क्या होता है जब हम क्विकलाइम के साथ पानी को ऐड करते हैं। तो क्विकलाइम आंसर पढ़ते हैं, व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए जब क्विकलाइम को हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, मतलब सिलेक्ट लाइम होता है, वो बनता है। तो क्विकलाइम मतलब क्विकलाइम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्विकलाइम क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कि हम लाइम वाटर कहते हैं या फिर क्विक लाइम कह सकते हैं या फिर ओनली सिर्फ लाइम भी आप कह सकते हैं। तो वो सारे के सारे कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं। तो इसी कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसे कि हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं। एक हिसिंग साउंड के साथ वो फॉर्म होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वहाँ पे लॉट ऑफ हीट इवॉल्व होते हैं इस रिएक्शन के दौरान। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने अभी तो आपको जस्ट बताया, जहाँ भी हीट इवॉल्व होगी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बाबू लोग, समझ में आ गया। तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यदि आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखिए ये रिएक्शन किस प्रकार से, देखिए यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड है। अब यहाँ पे H2O जो कि क्विकलाइम है, क्विकलाइम यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक हो गया, H2O वाटर होगा, CaO के पास क्विकलाइम लिखाना चाहिए। यहाँ पे H2O के पास क्विकलाइम लिखा हुआ है। तो बच्चों आप समझ रहे होगे। तो कैल्शियम ऑक्साइड एक क्विकलाइम है और H2O वाटर के जगह क्विकलाइम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब रिएक्ट्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और वहाँ पे हीट भी निकलता है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई है, सेक्ट लाइम बाद में लिखा गया है, सेक्ट लाइम आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था। कोई बात नहीं, होती है गड़बड़ी, आपको बस समझना है। अब 5 नंबर देखिए क्या है कि 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर फूड पार्टिकल प्रीफरेबली पैक इन एल्युमिनियम फॉइल।
क्या जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको हम लोग एल्युमिनियम फॉयल में अच्छे से पैक कर सकते हैं? क्या पैक करना सुविधाजनक होगा, क्या अच्छा रहेगा पैक करना? तो इसका आंसर देखिए सुनेगा, एल्युमिनियम फॉयल जो होते हैं, एल्युमिनियम फॉयल डू नॉट करोड इन एटमॉस्फेयर इवन इफ केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द surface of the foil and it stops any further reaction of the metal with air and water. The food particles do not get spoiled. अब देखिए एल्युमिनियम फॉयल जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में कोरोड नहीं होते हैं, यहाँ तक कि आप यदि उसे लंबे समय तक भी रख दें तो वो कोरोड नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है, क्यों कोरोड नहीं होता ये जानना है। बिकॉज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव कोटिंग चढ़ी होती है उसके ऊपर, जिसके कारण उसके सरफेस, फॉयल के सरफेस के ऊपर, जिसके कारण कि वो रोकता है, वो अपोज करता है रिएक्शंस को। मेटल के ऊपर होने वाले जितने भी रिएक्शंस होते हैं, चाहे वो एयर से हो, वाटर से हो या फिर किसी भी चीज़ से जो रिएक्शन होंगे, उन सब को वह रोकता है और इस प्रकार जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो बर्बाद नहीं होते हैं, वो स्पॉइल नहीं होते हैं। और हम कह सकते हैं कि फूड पार्टिकल जो होते हैं प्रीफेबली पैक होते हैं एल्युमिनियम फॉयल में। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई कष्ट हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, टेंशन ना लें। हम आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसके आंसर्स देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चे देखिए यहाँ पे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स? आयरन आर्टिकल्स पे हम पेंट अप्लाई क्यों करते हैं? तो वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम लोग रस्टिंग के प्रिवेंशन के लिए हम आयरन आर्टिकल्स पे पेंट करते हैं। अब आयरन रस्टिंग क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे देना है, मैं लिंक दे दूंगा और आप वहाँ से आप वीडियोज़ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की जितनी भी वीडियोज़ है मैं प्लेलिस्ट ही आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर ऊपर आई बटन पे आपको वहाँ पे आ जाएगा। तो आप जाके पहले आप पूरी की पूरी वीडियोस देखो, उसके बाद ये टॉप क्वेश्चंस जो मैं आज करवा रहा हूँ 12 टॉप क्वेश्चंस वो आप देखो। तो बच्चों अभी तक तो आपने देख ही लिया होगा जितने भी क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये सारे टॉप क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की 90 to 95% अवेलेबल, मतलब कि आएगा ही आएगा। ये आता है अधिकतर यार पूछा जाता है ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से, टॉप क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। अब देखिएगा तो यहाँ पे आप जैसे कि आप देख रहे हैं टॉप क्वेश्चंस chemistry01.blogspot.com, यहाँ आप डायरेक्ट सर्च मार के भी जा सकते हो, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, ये तो आप समझ गए। अब आगे बात करते हैं, आयरन आर्टिकल्स डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। अब जब हम उस पर पेंट कर देते हैं तब जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में नहीं रह पाते, नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण कि रस्टिंग से प्रिवेंशन होता है। बच्चों समझ में आ गया हम लोग पेंट क्यों करते हैं? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, व्हाई? जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम जैसे कि कुरकुरे हो गया, टकाटक हो गया, चिप्स हो गए, ये सारे जो फूड आइटम्स होते हैं ये इन सारे को हम नाइट्रोजन के साथ फ्लश क्यों करते हैं? तो समझते हैं व्हाई, क्यों करते हैं ऐसा। तो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स गेट रेंसिड ड्यू टू ऑक्सीडेशन विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यदि हम चिप्स को, टकाटक को, कुरकुरे को, इसी जो ऑयल एंड फूड आइटम्स कंटेनिंग आइटम जितने भी आइटम्स होते हैं चाहे वो कुछ भी हो, तो इनको यदि हम एटमॉस्फेयर में रख दें, इसी प्रकार से खुला छोड़ दें, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कारण वो ये जो आइटम्स होंगे ये रेंसिड हो जाएंगे, रेंसिडिटी हो जाएगी। यहाँ पे रेंसिडिटी क्या होती है ये भी मैंने वो बताया है। आपने यदि नहीं देखा है वीडियो तो सबसे पहले वीडियो देखें आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों। अब देखिए आगे देखिए, तो ये जो इसीलिए हम क्या एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो रेंसिड हो जाएगा। अब इसीलिए टू प्रिवेंट रेंसिडिटी फूड आइटम्स, रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए हम फूड आइटम्स के प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन के साथ फ्लश करते हैं। ऐसा क्यों होता है? नाइट्रोजन की एक खासियत है, देयर इज एन स्पेशल थिंग इन नाइट्रोजन दैट नाइट्रोजन डू नॉट रिएक्ट विद ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम। नाइट्रोजन जो होती है वो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करती है।
अब 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो उसकी कलर क्यों चेंज हो जाती है। तो आंसर समझिएगा, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन देन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर सॉल्यूशन एंड कॉपर मेटल आर फॉर्म। यहाँ पे आपको इक्वेशन दे दी गई है, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन को हम डिप करते हैं तो फेरस सल्फेट और यहाँ पे कॉपर मेटल फॉर्म होती है। कोई दिक्कत बच्चों, समझ में आ गया। आयरन सल्फेट फॉर्म होती है और कॉपर मेटल जो होती है वो भी फॉर्म होती है। इस रिएक्शन में क्या होता है कि आयरन जो होता है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। ये कौन सी रिएक्शन है, मैंने आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लिया यहाँ पे। तो आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया और आयरन जाके फेरस सल्फेट आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर मेटल अलग हो गए। द डीप ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट की कलर जो होती है वो लाइट ग्रीन होती है, तो लाइट ग्रीन होने के कारण जो डीप ब्लू कलर था उसका फेड हो गया। फेड होना मतलब धीरे धीरे ख़त्म हो जाना, फेड। तो ये होगा, उसका कम पड़ गया, डीप ब्लू कलर उसका कम पड़ गया इसके सामने। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पे 4 आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 4 दिए गए हैं। अब इसके केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बच्चों इसका आंसर तो मैं आपको दिखा ही दूंगा। सबसे पहले तो आप यहीं पे वीडियो को पॉज करके या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट लेके आप सबसे पहले आप या फिर वीडियो को पॉज करके आप पहले ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं आप इन क्वेश्चन को आप पहले बनाइए। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इन क्वेश्चंस को बनाइए। अगर आपने इसे बना लिया हो तो मैं आपको आंसर दिखाता हूँ इसका। तो देखिए यहाँ पे ये आंसर्स हैं आपके, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें बैलेंस किया हुआ है, सेकेंड में बैलेंस करना होगा, थर्ड में बैलेंस करना होगा, फोर्थ में बैलेंस करना होगा। तो ये थे आपके आंसर भी आपको समझ में आ गए। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो आप समझदार हो ही। केमिकल इक्वेशन मैंने इक्वेशन कैलकुलेशन पार्ट करवाया है, करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तो मैं करवा भी दूंगा। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों जल्दी से हम। तो व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये समझना है हमें, तो और एक एग्जांपल देना है। तो ए रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व होता है, लाइट के फॉर्म में हो या फिर हीट के फॉर्म में हो, तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे है। ये दोनों एग्जांपल्स में हीट जो हो रहे हैं वो इवॉल्व हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। अब आगे देखिए, ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है चारों तरफ से और कूल होता है, वहाँ पे कूलिंग हो जाती है, मतलब कि ठंड हो जाती है। अगर मान लीजिए कि दो रिएक्टेंट किया और जो हमारा जिस चीज़ में चाहे बीकर में वो रिएक्शन हुआ, अगर बीकर में रिएक्शन हो, यदि बीकर ठंडी हो जाएगी तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक रिएक्शन है। यदि दो रिएक्शन में यदि बीकर गर्म हो जाएगी तो हम कहेंगे हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है, तो वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 एग्जांपल इसके भी दिए गए हैं बच्चों। ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो। यदि आप नोट या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हो। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशंस फॉर दिस रिएक्शन। वाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होती है और इसके एग्जांपल्स आपको देने हैं, इक्वेशंस लिखने हैं एक कम से कम। जब भी कोई भी किसी भी इस चैप्टर में यदि कोई भी चीज़ पूछा जाए, यदि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा जाए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूछा जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पूछा जाए, एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछा जाए, चाहे कोई भी रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन पूछा जाए, या फिर आपको रेडॉक्स रिएक्शन का ही मतलब होता है, या फिर आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूछा जाए, सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन पूछा जाए, कोई भी रिएक्शन यदि आपको पूछा जाए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एग्ज़ाम में प्लीज़ आप उसके कम से कम एक एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। मैंने आपको पढ़ाते समय भी बोला था कि बाबू मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स करवाए हैं, जितने, इन सब को आप प्लीज़ रट डालो। किस रिएक्शन में कौन सा एग्जाम्पल होगा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं
जो कि एक्सोथर्मिक भी है, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट है, एंडोथर्मिक है। तो ऐसे मैंने आपको करवाया है बच्चों। तो आपको समझ में आया, मैंने आपको ऐसा करवाया है। तो दिक्कत नहीं है कोई। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कोरोजन एंड रेंसिडिटी विथ वन एग्जांपल। कोरोजन क्या होती है, रेंसिडिटी क्या होती है, ये हम समझते हैं। तो कोरोजन एक्शन ऑफ एयर, वाटर, एसिड और अदर सब्सटेंस ऑन मेटल सरफेस टू फॉर्म ऑक्साइड एंड कार्बोनेट इज कॉल्ड कोरोजन। अब कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस है, एक्शन है। कोरोजन एक एक्शन है किसके द्वारा, एयर हो गया, वाटर हो गया, एसिड हो गया और अदर सब्सटेंसेस के द्वारा मेटल सरफेस पे। और मेटल सरफेस पे जब ये सब एक्शन करते हैं, जब ऑक्साइड या फिर कार्बोनेट फॉर्म होता है, मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट फॉर्म होता है, तब हम कहते हैं कि वो कोरोजन है। कोरोजन की ये डिफिनेशन थी बच्चों। अब देखिए, जैसे कि आयरन की कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। तो सिर्फ आयरन की कोरोजन को रस्टिंग कहेंगे, बाकी जितने भी मेटल्स की कोरोजन होंगे वो उन सब को हम कोरोजन ही कहेंगे। तो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन। तो ये सब कोरोजन का ही एग्जांपल है। जब ऑक्साइड रिएक्ट करता है इसके साथ, तो ग्रीन कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा तो ब्लैक कलर का हो जाएगा। आप इसे घर में देखते होंगे, मम्मी की पायल होती होंगी या फिर कुछ भी, जो भी एग्जांपल्स हैं। तो ये आपको एग्जांपल समझ में, वो काले हो जाते हैं तो इसका मतलब कोरोजन हो गया। तब फिर उसे साफ़ किया जाता है, सोनार को दिया जाता है साफ़ करने के लिए, कोई दिक्कत बच्चों, या फिर घरों में भी साफ़ किया जाता है। तो रेंसिडिटी क्या होती है, रेंसिडिटी समझते हैं, चेंज इन स्मेल ऑफ फूड आइटम containing fat and oil when kept open for longer time due to oxidation is called rancidity. To prevent rancidity, food item are flushed with nitrogen or kept in airtight container. मैंने आपको अभी तुरंत पढ़ाया था, ये rancidity के बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि नाइट्रोजन के साथ फ्लश किया जाता है फूड आइटम्स को प्रिवेंट करने के लिए। जो ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए रेंसिडिटी से हम नाइट्रोजन के साथ फ्लश करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था बच्चों। तो फिर से एक बार देख लीजिए, चेंज इन स्मेल ऑफ फूड। जब फूड की स्मेल चेंज हो जाती है, किस फूड की, जो आइटम्स, ये फूड आइटम्स जैसे कि जो कि फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड आइटम्स जो होते हैं उसकी स्मेल जब चेंज हो जाती है, जब लंबे समय तक उसे छोड़ दिया जाता है बाहर एटमॉस्फेयर में और वो ऑक्साइड ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाता है। तो जब ये हो जाता है प्रोसेस, तब हम उसे रेंसिडिटी कहते हैं। कोई दिक्कत बच्चों। अब इस रेंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए, हम फूड आइटम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों। और या फिर नाइट्रोजन से फ्लश करें, एयर टाइट कंटेनर में रखें, या फिर आपको रेफ्रिजरेटर है रेफ्रिजरेटर में रखें। आपको जहाँ भी रखना है आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी रखने का मतलब ये नहीं कि धूप में छोड़ दें बच्चों। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक था। तो हमारी बहुत अच्छी जर्नी रही आज की। तो बच्चों, ये जितने भी 12th क्वेश्चन थे, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो बच्चों, तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। एंटर योर कमेंट है, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। एक अननोन ने नाइस जॉब सर लिखा है। 10 अगस्त को मैंने भेजा था, बहुत सारे बच्चों को भेजा था। तो बच्चों, आपको यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमें मैसेज या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस जो अभी आप देख रहे हैं, नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी दिक्कत हो बच्चों, हम आपकी सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तो उस लेक्चर में हम क्या करेंगे तो वो तो सरप्राइज़ होगी आपकी। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं बस एक रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों प्लीज़, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो टॉप क्वेश्चंस हैं, मैं सारे चैप्टर की टॉप क्वेश्चन करवाऊंगा। जितने भी वीडियोस करवाता हूं वो भी करवाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए थोड़ी दिन रुकने पड़े हमें, लेकिन अब कंटिन्यूटी बरतनी पड़ेगी हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। जय हिंद।